जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और जो बिहार पुलिस दे रहे हैं, टाइम आ गया है कि आप वन माइंडेड होके फुल फोकस के साथ जितना भी आपके पास एनर्जी है एक्सेप्ट स्टडी, अब आप कुछ ना करें, रिवीजन करें, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस अब आप प्रैक्टिस करें। साइंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आपका अक्रॉस जो है बिहार पुलिस का मैं बात कर ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि एग्जाम उनका सामने है। देखिए 30 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ठीक है। ये 30 में से 30 आप स्कोर कर सकते हो। और जब मैं बोल रहा हूं कर सकते हो, डेट मीन्स आप कर सकते हो, और कैसे करोगे वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए आपको जो 30 क्वेश्चन स्कोर करना है, ठीक है, नीचे हमने प्लेलिस्ट दे दिया है। एक दिया है हमने आपका स्पीडी का, ठीक है, और दूसरा है आपका एक एनसीईआरटी कंसेप्चुअल का। तो दोनों प्लेलिस्ट हमने नीचे डाल दिए, आप उसको एक बार कंप्लीट करें। स्पेशली आप स्पीडी वाला जो है बिल्कुल आप कंप्लीट करके जाइएगा। उसके बाद जो अभी आपका सबसे पहले हमने आपको क्या करवाया था, हमने आपको करवाया था लाइट, जो टॉपिक वाइज में अभी आपको करवा रहा हूं, ठीक है, उसको बस आप कंप्लीट करके चले जाइएगा। आपका सबसे बेस्ट स्कोर होगा बिहार पुलिस में, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी पे। एक चीज और, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सबसे पहले हम फिर से कहेंगे आप लोगों के प्यार से चल रहा है ये चैनल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि जो कंटेंट है इस लेवल का सब तक पहुंच पाए। और नीचे लिंक होगा तो स्टेटस में जो क्वेश्चंस डाले जाते हैं उसको भी आप फॉलो करें। आज हम लोग बात करेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। इससे जितने क्वेश्चंस बढ़ते हैं, दैट मीन्स आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन पे। हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है ग्रेविटेशन एक वीडियो में, तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। जितने भी लिंक है उसको आप कंप्लीट करके जाइएगा, नीचे में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बाकी जितने लोग भी दरोगा दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, सबका क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, तो ध्यान पूर्वक आपको समझते हुए चलना है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी आ चुका है, ग्रुप डी में भी आ चुका है, आई थिंक बीपीएससी में भी आ चुका है कि डिस्कवरी, देखो यहां क्या लिखा हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको बोला जाता है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या नियतांक, ठीक है, उसका खोज किसने किया था। देखिए यहां दो वर्ड लिखा हुआ आ सकता है। एक तो आपको आ सकता है कि डिस्कवरी, ठीक है, या दूसरा आ सकता है कि सबसे पहले, ठीक है, आपका एक्सपेरिमेंटली जी का वैल्यू किसने कैलकुलेट किया था, ठीक है। ये दो वर्ड लिखा हुआ आ सकता है। डिस्कवरी लिखा हुआ है तभी भी आपको क्या मानना है, हेनरी कैवेंडिश, याद रखिएगा। अगर डिस्कवरी लिखा हुआ है तभी भी हेनरी कैवेंडिश ही मानना है। क्यों? क्योंकि जी का जो वैल्यू था, जी का वैल्यू कितना होता है ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻11, अभी दरोगा में पूछा गया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपका जी का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू पहला तो आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन कि जी का वैल्यू कितना होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो दो पॉइंट मैंने यहां आपको बताया, जी का वैल्यू आपको याद रखना है और इसका यूनिट याद रखना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट या स्थिरांक। अब यहां मैंने क्या बोला, डिस्कवरी लिखा हुआ है या सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया था जी का वैल्यू, दोनों में आप आंसर मारोगे हेनरी कैवेंडिश, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां जो भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं आपको ध्यान रखना है, जो जो क्वेश्चंस पूछे गए। पहला क्वेश्चन, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने जी का वैल्यू कैलकुलेट किया, ठीक है, या जी का डिस्कवर किया, आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हो अगर क्वेश्चंस में आया तो। दूसरा, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का डिस्कवर किसने किया है। तो आपको याद रखिएगा हाइड्रोजन का डिस्कवर जो है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि फ्यूचर फ्यूल, दैट मीन्स हम लोग भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं, तो वो भी हम लोग हाइड्रोजन को बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का डिस्कवर किसने किया, तो ये भी आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन का जो डिस्कवर किसने किया है, ये किया है आपका हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। हाइड्रोजन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही फेवरेट ये टॉपिक है हाइड्रोजन। तो इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, 5 मिनट का लिंक दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। हाइड्रोजन से जितने क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हेनरी कैवेंडिश को आप याद रखिएगा। अब एक चीज और याद रखिएगा
आप हमेशा कंफ्यूज होते हो कि जी, ठीक है, और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है, तो प्लीज इसको भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, नीचे लिंक होगा ग्रेविटेशन वाले में, देख लीजिएगा। 1 मिनट में मैं आपको समझा देता हूं कि कैपिटल जी और स्मॉल जी का मतलब होता क्या है, ठीक है। देखिए, एक आपने लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, न्यूटन ने एक लॉ दिया था, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था, तो आपको याद रखना है कि न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये लॉ क्या बोलता है, इस पे ग्रुप डी का क्वेश्चन अगर पेपर उठाओगे भरा हुआ है, तो इस लॉ के हिसाब से दुनिया में जितना भी बॉडी है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और उस फोर्स को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो उस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका F। और ये क्या है, दो बॉडी है, ठीक है, दो कोई भी बॉडी हो सकता है, बॉडी 1 बॉडी 2, ठीक है। और ये है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो कंसेप्ट आया, ये कहां से आया है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। पहला पॉइंट किसने दिया था, तो आपको याद रखना है न्यूटन ने दिया था, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो यहां से आता है आपका जी, इस फॉर्मूला में हमें जी मिलता है, ठीक है। और ये क्या बताता है कि हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, जितना भी इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में बॉडी है, हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है। और वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r। r क्या है, तो ये दो बॉडी के बीच में जो दूरी है, ठीक है, ये r स्क्वायर कर लीजिए आप, ठीक है, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और ये r क्या है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, मान लीजिए ये आपका अर्थ है और ये आपका सन है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो आपका r है, याद रहेगा ये पॉइंट। g का वैल्यू मैंने अभी आपको बताया कितना होता है, यहां से दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, तो कितना होता है 6.6 इंटू 10 टू पावर -11। इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, समझ में आया। और ये जो जी जो है हमेशा याद रखिएगा, ये कांस्टेंट होता है, ये जो बड़ा वाला जी है, कैपिटल वाला जी, मतलब ये कभी चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वभौमिक नियंत्रक है, तो ये हमेशा कांस्टेंट होता है। सर तो जी क्या होता है, तो जी क्या है, ये है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मींस गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाऊं, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और यहां से, ठीक है, कोई चीज गिर रहा है, जैसे जैसे क्यों गिरेगा, मान लीजिए आप ऊपर गेंद फेंक तो नीचे आता है वो क्यों, क्योंकि जो अर्थ जो है उसको अपनी तरफ खींचता है, और जब वो नीचे आएगा, जितना नीचे आएगा उतनी उसको जल्दी खींचेगा, उसका स्पीड बढ़ा देगा, उसका चाल बढ़ा देगा। तो चाल जब किसी का बढ़ेगा तो उसमें क्या आएगा, त्वरण आएगा। तो क्या होता है, ये जो त्वरण जो डेवलप होता है किसके कारण होता है, अर्थ के पुलिंग के कारण, अर्थ के खिंचाव के कारण। तो सिंपल याद रखिएगा, किसी भी बॉडी के अंदर जो त्वरण डेवलप होता है किसके कारण, आपके अर्थ के खिंचाव के कारण, वही होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो है आपका वैल्यू जो है आपका कांस्टेंट नहीं होगा। अगर मैं अर्थ पे बात करूं तो इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू। बट ये क्या है आपका अलग अलग जगह अलग होगा। मान लीजिए मून पे अगर यहाँ इतना है तो मून पे क्या होगा, इसका 1/6 भाग होता है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये वेरी होगा, अलग अलग जगह अलग अलग होता है, बट ये क्या है हमेशा कांस्टेंट होता है। ये चीज आपको समझ में आया कि कैपिटल जी क्या है, स्मॉल जी क्या है। चलिए अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले याद रखिएगा पहला क्वेश्चन, एक पॉइंट। अब ऑप्शंस देख लेते हैं जहां जहां से क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ एंटोनी लेवोजियर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, जो आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है एंटोनी लेवोजियर को बोला जाता है आधुनिक विज्ञान का पिता।
आइजैक न्यूटन मैंने बता दिया, आइजैक न्यूटन के बारे में तो सब लोग जानते हैं। याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, किसने बताया था कि जो व्हाइट कलर होता है उसमें ही 7 कलर होता है, ये किसने सबसे पहले बताया था? तो आपको याद रखना है किसने बताया था, आइजैक न्यूटन ने बताया था। और आपको पता है आपका लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, गति का जो नियम दिया गया था, 3 इन्होंने नियम दिया था, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश के बारे में क्या बताया, सबसे पहले इन्होंने जी का वैल्यू को कैलकुलेट किया था और हाइड्रोजन का डिस्कवर भी इन्होंने ही किया था। जॉन डाल्टन से याद रखिएगा, इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु थ्योरी, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था, ठीक है, परमाणु थ्योरी किसने दिया था? तो आपको याद रखना है जॉन डाल्टन ने दिया था। तो इतने क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको यहां से पता होना चाहिए जो जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक एक क्वेश्चंस ना ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है, चाहे आप पेपर उठाओगे आपको आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पे, इसको जल्दी से एक बार देख लीजिए, क्या आपने इस क्वेश्चंस को पहले देखा है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ द रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ, ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर रोटेशनल मतलब जो जिस रोटेशन से घूमता है, अपने अक्ष पे घूमता है ना, ऐसे 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 ऐसे, एक तो रिवोल्यूशन करता है इस तरीके से करता है अर्थ, और एक अपने अक्ष पे भी घूमता है, अपने एक्सिस पे भी घूमता है। तो अगर उसका रोटेशनल स्पीड अगर बढ़ा दिया जाए तो याद रखिएगा, तो क्या बोला है कि यदि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार क्या होगा, क्या बढ़ जाएगा, कम जाएगा, क्या होगा, उसका भार में क्या डिफरेंस आएगा, क्या उसका वेट में क्या डिफरेंस आएगा। 2 पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। सबसे पहले पॉइंट आप याद रखोगे, ये जो क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी आपका रोटेशनल स्पीड जो है उसका घूर्णन आपका गति है, ठीक है, उसको अगर इंक्रीज कर दोगे तो जो जी का वैल्यू है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हमारा जो वेट है, हमारा जो वेट जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, एक होता है वेट, ठीक है, मतलब आपका भार, ठीक है, और एक होता है आपका मास जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान। तो वेट अगर हम लोग भार का बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका m इंटू जी। तो m क्या है, ये तो आपका द्रव्यमान है, मास है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आपका वेट किस पे डिपेंड करता है, वेट जो डिपेंड करता है आपका g, मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे डिपेंड करता है। तो अगर g डिक्रीज हो गया मतलब क्या हो गया, आपका जो वेट है वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। और याद रखिएगा, वेट जो होता है आपका, भार जो होता है, हमेशा इसका यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है, बट जो आपका मास जो होता है, जो द्रव्यमान होता है, इसका यूनिट केजी होता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और जो भी चीज मैंने आपको समझाया ये समझ के रखिएगा कि कोई भी जो द्रव्यमान है, कोई भी जो मास है, आखिर वो वेट में कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे वेट में कन्वर्ट होता है। अगर द्रव्यमान अगर मैं बोलूं तो जब वो जी से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्मॉल जी से, ठीक है, कैपिटल जी स्मॉल जी में एकदम क्लियर होना चाहिए आपका। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका सिंपली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये कम हो जाता है, ठीक है। ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसे 2 पॉइंट याद रखना है कि जब भी घूर्णन गति को हम लोग बढ़ाएंगे, पहला जो जी है वो कम जाएगा, और जी कमेगा तो आपका वेट जो है, भार भी जो है वो भी आपका कम जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है, कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं, क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, दैट मीन्स आपका भार कह सकते हो, वजन, स्ट्रेस तनाव कहते हैं, मोमेंटम मतलब होता है आपका संवेग, यहाँ संवेग कर लेना, ठीक है, और इंपल्स मतलब होता है आवेग। अभी मैंने आपको समझाया था द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी मैंने समझाया था, ये होता है आपका वेट। अभी मैंने समझाया, देखिए अगर आपका वेट मान लीजिए 10 केजी है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका मास है, ये आपका द्रव्यमान है, ठीक है, और इसी 10 केजी में अगर मैं जी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा वेट। क्या बन जाएगा, वेट, दैट मीन्स ये बन जाएगा आपका भार, ठीक है। द्रव्यमान और भार में डिफरेंस समझना, भार अगर मैं बोलूं, वेट बोलूं, तो उसमें जी मल्टीप्लाई होके आ जाता है। तो ये जो आएगा जी मल्टीप्लाई होने के बाद ये इसका यूनिट जो होगा आपका न्यूटन हो जाता है, हमेशा याद रखना। और जैसे ही न्यूटन हो जाएगा दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। तो अगर मैं 10 केजी का हूं, ठीक है, 10 केजी का हूं, तो
आप मान लीजिए उसमें आपने g मल्टीप्लाई किया 10 में, मान के चलता हूँ g का वैल्यू 10 है जो कि 9.8 होता है, तो क्या हो जाएगा मेरा 100 न्यूटन हो जाएगा। मैं कितना हो जाऊंगा 100 न्यूटन, ठीक है 100 न्यूटन। इसी तरीके से आपका वेट जो हो जाता है आपका डिसाइड हो जाता है, ठीक है याद रखिएगा। और वेट आपका वेरी होता है, यहाँ कुछ और होगा और आपका जो मून पे कुछ और होगा, और जो आपका मास है जो द्रव्यमान है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो चीज यहाँ 10 kg का है मून पे भी ले जाओगे तो 10 kg ही रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा वेट, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रेस के बारे में मैंने बताया था, रिसेंटली इससे क्वेश्चन में पूछा गया था, इसका यूनिट क्या होता है, तो स्ट्रेस जो होता है ये बिल्कुल दाब की तरह यूनिट होता है, ठीक है। तो इसका क्या यूनिट हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, या बार बोल लो या टोर बोल लो, ठीक है। ये तीनों जो है आपको याद रखना है, ये तीनों जो है आपका किसका यूनिट है, तो ये आपका, ये मैंने कराया था आई थिंक नेक्स्ट दिन ही मैंने ये करवाया, उस दिन करवाया था। तो पास्कल हो गया, बार हो गया, टोर हो गया, सब दाब का यूनिट, और दाब का यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस का यूनिट होता है, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, दाब इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो इसको आप लोग और क्या लिख सकते हो, ये सबको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो याद रखिएगा, दाब बोलूं तो पास्कल हो जाए, बार हो जाए, टोर बोल दे, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दे, ठीक है। इंपल्स क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन जो सेकेंड है, न्यूटन सेकेंड जो है किसका यूनिट है, तो आपको याद रखना है न्यूटन सेकेंड जो किसका यूनिट होता है, तो ये इंपल्स का यूनिट होता है, आवेग का यूनिट होता है। और जो इंपल्स जो होता है उस दिन एक और क्वेश्चन मैंने बताया था, इंपल्स जो इंपल्स किसके इक्वल होता है, तो रेखीय संवेग में जो चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होता है उसको हम लोग इंपल्स बोलते हैं। ये सब क्वेश्चंस पूछेगा और सब क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इंपल्स को आप लोग, इंपल्स जो लिखते हो, आवेग जो लिखते हो, इसको आप लोग लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होता है टाइम के साथ, मतलब आपका रेखीय संवेग में जो चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको भी हम लोग इंपल्स बोल सकते हैं। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहां से इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा, आप लोग हिंदी वाला देख लीजिएगा, कभी मैं हिंदी पढ़ूं तो आप इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट बिटवीन डैश ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट बी फेल्ट अंटिल द मास ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज प्लैनेट इज वेरी हाई, ठीक है। तो देखिए पूछा गया कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, मैंने अभी आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ठीक है, कैसा होता है, क्या वो सिर्फ दो ही बॉडी के बीच में लगेगा, क्या वो सिर्फ एक ही बॉडी के बीच में लगेगा, क्या वो हर एक बॉडी के बीच में लगता है, या किसी चार बॉडी के बीच में ही लगेगा। मैंने अभी बताया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है उसने यही बोला था कि दुनिया का जितना भी बॉडी है, हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है। मतलब क्या हो जाएगा, इच एंड एवरी इसका आंसर हो जाएगा। मैंने अभी बताया था, याद रखना ये फॉर्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन उठा के देखोगे रेलवे वाले में, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। आपको कभी बोल दिया जाएगा कि दो बॉडी का मास को डबल कर दिया, ठीक है, या मास को हाफ कर दिया, या दोनों का दूरी को आधा कर दिया, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ, मैंने एक क्वेश्चंस मैंने बस वहां से लिया, आपको समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, प्रत्येक और प्रत्येक दैट मींस ईच एंड एवरीवन, ठीक है, ईच एंड एवरी। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, हमने कुछ नहीं प्रिपेयर किया, ठीक है। आपके लिए बस मैंने स्लाइड्स अच्छे से प्रिपेयर करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हाट डज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी डिपेंड ऑन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोला है, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण जो होता है, ग्रेविटी जो होता है, मैंने अभी समझाया था ग्रेविटी मतलब क्या, कोई भी चीज अगर आप ऊपर छोड़ते हो, ठीक है, तो नीचे की तरफ आता है, क्या, गुरुत्वाकर्षण के कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। तो बेसिकली अगर मैं वर्क डन का बात करूं, कार्य का बात करूं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो mgh। आप बोलोगे सर आपने mgh ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ आपको पोजीशन वाला बात किया जा रहा है। अब धरती से देखो, काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बाद आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, ठीक है, और एनर्जी और वर्क का जो यूनिट होता है, मतलब ऊर्जा, ठीक है, और आपका कार्य का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। प्लीज सब वीडियोस आप फॉलो कीजिएगा जो पहले करवाया गया है, ठीक है। तो आप देखिए वर्क जो होता है वो होता है mgh, ठीक है, इसको मैं हाफ mv² भी लिख सकता हूं, बट डिपेंड करता है कि किस टाइप का वर्क है। यहाँ जो वर्क है ये है आपका ग्रेविटी,
मतलब पोजीशन वाला बात किया जा रहा है, मतलब यहाँ धरती पे हो, यहाँ ऊपर उठा दिया, मतलब यहाँ हाइट का बात आ गया, तो पोजीशन का बात आ गया। पोजीशन का जब भी बात आता है हम लोग कौन सा लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, दैट इज mgh का बात करेंगे। तो ये जो डिपेंड होगा, ये कैसे डिपेंड होगा, मान लीजिए mg तो आपका कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है और आपका g भी कांस्टेंट है, बस डिफरेंस क्या आएगा h1 और दूसरे में क्या आएगा mgh2, क्योंकि मान लीजिए अभी इतने हाइट पे था, उसके बाद इतने हाइट पे कर दिया, इसी पे ना डिपेंड होगा, इसी उतना ही ना उसको वर्क करना पड़ेगा। अभी यहाँ था कोई चीज, फिर इसको ऊपर ले गया तो इसको इतना वर्क करना पड़ गया, तो वही है बस, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा mg तो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा h1 माइनस h2। इस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी दिया जा सकता है, तो यहाँ हो जाएगा व्हाट डज द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड ऑन, तो क्या हो जाएगा वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के, ठीक है, ऊंचाई के अंतर पर, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, एट द डिफरेंस ऑफ द वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दोनों का डिफरेंस आएगा, ये चीज आपको याद रखना है, किसका, हाइट का डिफरेंस आएगा। समझ में आया, ग्रेविटी हाइट पे काम करता है, आपको पता है, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर ए होगा। जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे मैं उसको एक बार में ही करवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल, यही चीज मैं बोला, तो इस टाइप के क्वेश्चन भरे हुए हैं, ठीक है। पेपर अगर प्रीवियस ईयर अगर रेलवे का उठाओगे तो बस आपको एक ही फॉर्मूला इसके लिए याद रखना है, ठीक है। F इक्वल टू होता है क्या, G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब वो कुछ भी बोल सकता है, कभी बोल देगा कि दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस जो है डबल हो गया, तो क्या होगा, r का यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो डिस्टेंस का वैल्यू, मान लीजिए आपको बोले कि डिस्टेंस का वैल्यू आपका डबल हो गया, ठीक है, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अगर यहाँ r का वैल्यू r है, इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 2r हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है मतलब 4 आ जाएगा। तो पहले के मुकाबला दूसरा वाला जो आएगा वो 1/4 हो जाएगा F1 का, ठीक है। तो ये चीज आप समझो। उसी तरीके से बोला है कि अगर यदि दो वस्तुओं के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए, वही क्वेश्चन है, दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए ये तो आपका था, ठीक है, r का वैल्यू क्या हो जाएगा, दुगना कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4r आ जाएगा, 4r स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल है, पहले ये वाला था और अब क्या हो जाएगा, नीचे एक 4 भी आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको बस सिंपल है, कैलकुलेट करके देख लेना। या कभी कभी आपको ये भी दिया जाएगा कि m1 और m2 का वैल्यू डबल डबल कर दिया गया। ये समझ में आया ना, बेसिक है एकदम, ठीक है। देखिए मैं कर दूं क्या इसको, सिंपल है, देखिए ये फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। ये होता है आपका g, ये होता है m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब क्या किया गया है, दूसरे केस में बोला है कि जो इसका जो ये डबल कर दिया गया दोनों का बीच में, तो F2 में इस तरीके से लिख सकता हूँ, g m1 इंटू m2 डिवाइडेड r के जगह में 2r लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और बाकी तो ये जो निकल के आएगा 1/4 तो बाहर आ जाएगा, बाकी तो ये ऊपर जो था वही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। तो F2 जो अब आएगा वो क्या होगा, जितना पहले भी फोर्स था उसका 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी डिक्रीज बाय डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, ठीक है। 4 गुना क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बोला जा सकता है कि मास डबल कर दिया किसी एक बॉडी का, या दोनों का डबल कर दिया, तो दोनों का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, m का 2m1 लिखोगे, m2 के जगह 2m2 लिखोगे, तो दोनों कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। बस ये फॉर्मूला पक्का याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते, ठीक। अभी बिहार एसआई में आया हुआ क्वेश्चन कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट जो गुरुत्व को मापता है, मतलब कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी नापता है, आपको ये पूछा गया है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखिए तो इसका जो सही आंसर होगा, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो नापता है वो है आपका हाइड्रोमीटर। क्या है आपका, हाइड्रोमीटर, ठीक है। अब देखो इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। हाइड्रोमीटर क्या है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी नापता है, मतलब विशिष्ट गुरुत्व नापता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो बैटरी
आप पहले बैटरी आता था, आपको पता है पहले जमाने में लीड एसिड बैटरी आपने यूज किया होगा जो कार वार में होता है, तो वो चार्ज है कि नहीं है वो किससे मेजर किया जाता है? तो याद रखिएगा कि बैटरी चार्ज है कि नहीं किससे मेजर करोगे? तो आप हाइड्रोमीटर से करोगे। पहला पॉइंट याद रखिएगा। और यही हाइड्रोमीटर जो है आपका क्या, आपका विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी भी नापता है, अच्छे से याद रखना। उसके बाद है आपका हाइग्रोमीटर, ये है स्पेसिफिक, ये है आपका स्पेसिफिक आपका ग्रेविटी, ठीक है, क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व। बट अगर बोले कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मतलब विशिष्ट आपका आर्द्रता, ठीक है, वो कौन नापता है? तो आपको याद रखना हाइग्रोमीटर जो है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या आपका विशिष्ट आपका आर्द्रता नापता है, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। और यहां दिया आपको हिप्सोमीटर, ये क्या नापता है? तो ये प्रेशर नापता है, स्पेशली किसका प्रेशर? तो आपका गैस का जो दाब होता है, गैस का जो प्रेशर होता है वो नापता है आपका हिप्सोमीटर। एक और याद रखिएगा लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या नापता है? तो याद रखिएगा ये आपका दूध का शुद्धता नापता है, मिल्क का। और ये किस फेनोमेना पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आर्किमिडीज, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है, याद रखिएगा। और एक होता है आपका पायरोमीटर, पायरोमीटर किसके लिए यूज होता है? तो पायरोमीटर जो होता है जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर को अगर मेजरमेंट करना है तो पायरोमीटर यूज होता है। ये सब चीज याद रखिएगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट से श्योर एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, एक ना एक से दो, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या नापता है, ठीक है। देखिए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डबल, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ है क्वेश्चन नंबर 8 पे, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है, इसको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है, देखते हैं कितने लोग करके आएंगे, इसका आप आंसर मुझे कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको पहले याद हो कि अगर, ठीक है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है, ये आपका किलोग्राम है, दैट मीन्स ये मास दिया हुआ है, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, ये आपका द्रव्यमान दिया हुआ है, तो बुध ग्रह पे आपका कितना आपका ये होगा, आपको ये पूछा गया है, ठीक है। एक बार बताइएगा इसका आंसर, ठीक है, आप लोग, या क्वेश्चन में एरर है आप ये भी बता देना मुझे। चलिए उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इसे हम बताना है कि कौन सा आपका गलत है। स्मॉल जी का बात कर रहा है, मतलब गुरुत्व त्वरण, दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, जी इक्वल टू होता है जी एम बाई आपका आर स्क्वायर, ठीक है, ये याद है या भूल गए? ठीक है, जी क्या है? जी स्मॉल जी है, ये कैपिटल जी है, ठीक है, और एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ, और आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें गलत है? जी बोला है, जी डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉर्म, शेप एंड मास ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही बात है। देखिए आपको अगर मैं ऊपर फेंकूं, ठीक है, और अगर आप नीचे आ रहे हो या किसी भी चीज को आप ऊपर फेंकते हो तो नीचे आता है, तो जी का जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रहा है? याद रखिएगा उस बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा है जो गिर रहा है, ये ओनली डिपेंड करता है जिस पे वो गिर रहा है। और अभी आप किस पे गिर रहे हो? अर्थ पे गिर रहे हो, तो अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे, और अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करता है, बाकी ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। तो शरीर के रूप, आकार और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद है जी इज मैक्सिमम एट पोल, क्या जी जो होता है मैक्सिमम पोल पे होता है? बिल्कुल, जी जो होता है मैक्सिमम पोल पे होगा, ध्रुव पे होगा। आप बोलोगे सर क्यों होगा? फिर से यहाँ आएंगे, क्योंकि जो अर्थ है, अगर मैं अर्थ को लूं तो पोल पे जो होता है इसका रेडियस सबसे कम होता है, वहीं अगर मैं भूमध्य रेखा इक्वेटर पे बात करूं तो इसका रेडियस सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा जी का वैल्यू? तो पोल पे होगा, क्योंकि यहाँ आर कम जाएगा। और सबसे कम कहाँ होगा? तो भूमध्य रेखा पे होगा, ठीक है, ये सब चीज याद रखना। तो जी इज मैक्सिमम एट पोल, बिल्कुल सही है, ध्रुव पे अधिक होता है। जी इज मिनिमम एट इक्वेटर, याद रखना मिनिमम होता है इक्वेटर पे, बिल्कुल सही बात है। और जीरो कहाँ होता है? जीरो सेंटर, अर्थ के सेंटर पे जीरो होता है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, मतलब यदि लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर की ओर बढ़ रही है
तो किसी वस्तु का आभासी वजन उसके वास्तविक वजन से कम होगा। क्या ये सही है? ध्यान से याद कीजिए, जो मैंने आपको समझाया था, लिफ्ट वाला जो मैंने कंसेप्ट समझाया था, याद कीजिए, ठीक है। तो ये गलत है। आप जल्दी से लिफ्ट वाला कुछ पॉइंट याद रखो। सबसे पहले लिफ्ट वाला जब कंसेप्ट मैंने समझाया था, लिफ्ट में क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको हमने समझा रखा। सबसे पहले याद रखिएगा, आपको वेटलेस कब फील होगा, मतलब आपको ऐसा कब फील होगा कि आपके बॉडी में कोई वजन है ही नहीं, जब लिफ्ट का जो है ऊपर का जो रस्सी है वो टूट जाएगा, तब क्या होगा, आपको वेटलेस फील होगा, मतलब आपके अंदर वेट ही नहीं है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वेटलेस कब फील होगा, तो जब आपका जो ये आपका लिफ्ट जो है फ्री फॉल में गिर रहा है, मतलब उसका जो रस्सी है वो टूट जाए। भगवान ना करे ऐसा हो, वेटलेस आप कभी फील ना करो, बट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वेटलेस, ठीक है, आप कब फील करोगे, जब आपका लिफ्ट का रस्सी टूट जाएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि आपका जो वजन है, आपको अपने वजन से ज्यादा कब फील होगा, जब, याद रखिएगा, लिफ्ट जो है आपको ऊपर की तरफ, देखिए हमेशा याद रखना, जब भी आपका भार बढ़ेगा या कमेगा, कब, जब वहां पॉइंट आएगा एक्सेलरेशन का, त्वरण का। तो अगर त्वरण हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, और अगर वो ऊपर जा रहा है, तो याद रखिएगा, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है और अगर वो ऊपर जा रहा है, तो आपका वेट बढ़ेगा, आपको लगेगा कि आपका वेट ज्यादा है। यही लिखा हुआ है कि यदि लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो क्या होगा, इसका वेट जो है, इसको ज्यादा फील होगा, अपने वेट से ज्यादा। पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, कम, तो ये गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो जब भी ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन के साथ, तो आपका वेट ज्यादा फील होगा। वहीं हम अगर एक्सेलरेशन के साथ नीचे आते हैं, तो आपका वेट जो है कम फील होगा। अच्छे से ये तीनों पॉइंट याद रखना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लास्ट वाला। अब ये देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा है, ठीक है, वहां गेंद ऊपर की ओर फेंकता है, तो क्या होगा, चंद्रमा पर उछलती रहेगी, ऊपर जाएगी, फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, अंतरिक्ष में गिर जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। और देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है वहां जो एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स गुरुत्वाकर्षण है, धरती के कंपेयर में कम है। ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी, पर धीरे धीरे आएगी, आराम से आएगी, मतलब ऊपर जाएगी, फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आएगी। एक क्वेश्चन चंद्रमा से हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, याद रखना ये वर्ड, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये कहाँ होता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, तो ये आपके मून पे होता है। ये याद रखिएगा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी आपको लिखा होगा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ होता है, तो ये मून पे होता है। ये डायरेक्टली वर्ड इसी तरीके से लिखा हुआ आया था, ठीक है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, ठीक है, यह किस नियम का पालन करता है। देखिए, एक बार तो ऐसा हो सकता है कि बस, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, और अचानक रुक जाने से आप आगे की तरफ झुक जाओगे, ये क्या है, तो आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, जो गुरुत्व आपका किसके कारण होता है, तो न्यूटन के प्रथम, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण होता है। और मान लीजिए कि आप बैठे हुए और अचानक से बस खुलती है, तभी भी आप पीछे की तरफ झुकते हो, ठीक है, तो ये भी क्यों होता है, इनर्शिया के कारण। इनर्शिया जो होता है, जड़त्व जो होता है, दो होता है। एक होता है इनर्शिया, जिसको आप जड़त्व हम लोग कहते हैं, ये दो तरीके का हो सकता है। एक है आपका जब मोशन में होगा, मतलब कोई गाड़ी चल रहा है, ठीक है, और अचानक वो रुक गया, तो आप आगे की तरफ जाओगे। और मान लीजिए कि कोई गाड़ी रुका हुआ है, ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट में है वो, ठीक है, और गाड़ी अचानक से स्टार्ट हुआ, रुका हुआ था, अचानक से स्टार्ट हुआ, तो आप पीछे की तरफ झुकोगे। तो याद रखिएगा, जब गाड़ी चलता हुआ है और रुक जाए, तो आप आगे की तरफ झुकोगे, पॉइंट याद रखना। बट गाड़ी अगर रुका हुआ है, ठीक है, तो आपका बॉडी क्या चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं, और अचानक से गाड़ी अगर खुलता है, तो आप पीछे की तरफ झुकोगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये, याद रखिएगा, जिसका पहला नियम था, इसको क्या बोला जाता है, जड़त्व का नियम भी बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है। और लॉ ऑफ इनर्शिया सबसे पहले अगर बोला जाए कि जड़त्व का नियम किसने दिया था, वो किसने दिया था, तो ये दिया था आपका गैलीलियो ने दिया था,
मैंने आपको पहले भी बताया था, और मैंने ये भी आपको बताया था, क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, लॉ ऑफ इनर्शिया सबसे पहले किसने दिया था, जड़त्व का नियम, तो गैलीलियो ने दिया था, इसीलिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ को गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है, ठीक है। प्लस गैलीलियो से मैंने ये भी बताया था कि जो स्पीड है, जो चाल है, उसको सबसे पहले किसने डिफाइन किया था, तो भी गैलीलियो ने ही किया था, ठीक है। तो पहला आप ये याद रखिएगा, और याद रखिएगा न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, इससे हमें किसका परिभाषा मिलता है, तो फोर्स का परिभाषा जो है हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, इससे हमें फोर्स का क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, हमें फॉर्मूला मिलता है। तो पूछे कि फोर्स का परिभाषा डेफिनेशन किससे मिलता है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। उसका फॉर्मूला किससे मिलता है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से। और न्यूटन का जो थर्ड लॉ था, आपको पूछा जाएगा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो जो रॉकेट जो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ पे, या आपका रेखीय संवेग का जो कंजर्वेशन होता है उस पे काम करता है। ये सब पॉइंट आपको पूछे गए जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब चलते हैं 12 पे। यहां है आपका कि निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है। आपने बहुत बार सुना होगा वातावरण, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो वातावरण है, अब हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि मून पे जो है सॉरी, मून पे क्या है, आपका वातावरण नहीं है, ठीक है। क्यों वहां वातावरण नहीं है, क्योंकि जो जी का जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है, जिसके कारण देखिए वातावरण मतलब क्या होता है, सिंपल समझो कि ये धरती है, और धरती आपको पता है, और आपको पता है कि हम लोग जहां भी खड़े हुए हैं, सतह पे खड़े हुए हैं, इसके ऊपर एक चादर सा बिछा हुआ है। वो चादर क्या है, आपका बहुत सारे गैसों का चादर है, ठीक है, चादर है जो एक एटमॉस्फेयर का क्रिएट करता है, ठीक है, वातावरण का क्रिएट करता है। तो धरती पे क्या है कि जो जी का वैल्यू है वो ज्यादा है, इसीलिए जो ऊपर है ये क्या होता है, अर्थ को छोड़ के ये उड़ नहीं पाता है, जो भी ऊपर वातावरण बना हुआ है। बट जी का वैल्यू जो है मून पे बहुत कम है, इसीलिए वहां वातावरण और एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। तो इसी है निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इससे बहुत डीपली अगर आप समझना चाहो, तो अगर ये चीज नहीं होगा तो बहुत सारा चीज नहीं होगा। एटमॉस्फेयर जो आप बोलते हो ना, जो वायुमंडलीय द्वाब, वो भी नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो बहुत सारा चीज नहीं होगा। बाकी अब अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, वो प्रेशर का टॉपिक है, ठीक है। पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का यूज किया गया था, तो इसको बोला जाता है आपका LIGO, लेजर, ठीक है, इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इसका फुल फॉर्म लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल, ठीक है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इसको आप याद रखना, LIGO याद रखना। इसका फुल फॉर्म जाके नेट पे एक बार चेक कर लेना। LIGO आपको याद रखना है कि पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया था, तो LIGO का किया गया था, ठीक है। आगे आए, एक एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आप एकदम आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दूरी पर किया गया बल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो दूरी पर क्रिया बल है। मतलब ये एक ऐसा फोर्स है, पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो दूर से ही लग जाता है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। विच फोर्स एक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट, ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है, विच फोर्स एक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका गुरुत्वाकर्षण। आपको पता है जो गुरुत्वाकर्षण होता है, जैसे कि हमने क्या बताया, ऐसा थोड़ी है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, मैंने क्या बताया, हर एक बॉडी के बीच में लगता है। मेरे बॉडी और मेरे सामने वाला कोई बॉडी होगा, हम दोनों के बीच में भी लगेगा, बट हम लोग कभी इसको एक्सपीरियंस्ड नहीं करते। अब बोलोगे सर हम लोग क्यों एक्सपीरियंस्ड नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये वीक फोर्स है। सबसे पहला पॉइंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है एक वीक फोर्स है, और इसको तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब बॉडी जो होगा बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा जो बॉडी होगा, जैसे कि अर्थ हो गया, आपका सन हो गया। तो ये बड़े बड़े बॉडी जो है, ये बॉडीज क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल एक्सपीरियंस करते हैं। इसीलिए अगर मैं सन का बात करूं, सन यहाँ है और अर्थ जो है इसके चारों तरफ घूम रहा है, क्यों, वो भी गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही घूम रहा है,
अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और ये क्या है, एक दूसरे को छू नहीं रहे किसी भी तरीके से, तो ये क्या है, दूरी पर क्रिया बल है, फोर्स विदाउट कॉन्टैक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद यहां आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तु समान त्वरण जी से गिरता है। देखिए सबसे पहले इसने यहाँ क्वेश्चन ये पूछे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि किसने सबसे पहले ये बताया था कि निर्वात दैट मीन्स जो वैक्यूम में, आपको पता है वैक्यूम में क्या होता है, जी नहीं होता है, मतलब वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो क्या होगा, कोई भी चीज छोड़ोगे तो समान टाइम, मतलब एक मान लो कुछ भी हैवी बॉडी भी है और एक नॉर्मल लाइट हल्का बॉडी भी है, दोनों को अगर वैक्यूम में निर्वात में छोड़ोगे तो दोनों एक समय में ही नीचे गिरेगा। तो सबसे पहले किसने किया था, तो आपको याद रखने किसने किया था, तो गैलीलियो गैलील ने किया था। गैलीलियो गैलील का मैंने बात किया था, जड़त्व का बात मैंने अभी बताया था, जड़त्व का सबसे पहले जो नियम था किसने दिया था, तो गैलीलियो ने ही जड़त्व का नियम बनाया था, उसके बाद न्यूटन ने दिया था, ठीक है। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में आपको पता होगा, जो आप बल्ब यूज करते थे, पहले वाला बल्ब, ठीक है, जो 10 रुपया में आता था, जिसको क्या बोला जाता है, इनकैंडेसेंट बल्ब, याद रखना, कौन सा बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब। तो क्वेश्चन में आएगा कि इनकैंडेसेंट बल्ब में का डिस्कवर किसने किया था, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते होगे, दो चीज याद रखोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, याद रखिएगा, दोनों किससे रिलेटेड है, तो आपको आइंस्टाइन से रिलेटेड ही ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाट, जो टाइड आता है, आपने टाइड सुना होगा, बहुत सारे टाइड्स आप देखते होंगे, ठीक है, तो जो टाइड जो आता है, इंग्लिश में मैं बोलते हुए चल रहा हूँ, जो टाइड्स जो आते हैं, लहरें जो आता है, आप टाइड्स देखते हो, वो क्यों डेवलप होता है, तो आपको याद रखना है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम जो बताता है कि जो इस कारण से होता है, तो सिंपल से बात है, ये जो होता है गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण जो ये जो टाइड्स जो आप देखते हो वो होता है, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ न्यूटन में है, मैंने अभी आपको समझाया था कि लगभग क्या पूछा है कि प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग, मतलब मान लीजिए आपका कितना भी बॉडी है, ठीक है, तो उस पर आपका बल कितना लग रहा है, बल तो लगेगा आप पे, क्यों, क्योंकि मैंने अभी समझाया था कि आपका अगर बॉडी है, ठीक है, अगर मैं द्रव्यमान मान लूं तो द्रव्यमान में अगर मैं जी का वैल्यू, मतलब मास में अगर जी को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वेट बन जाता है, ठीक है, और वेट का जो यूनिट होता है आपका क्या होता है, आपका न्यूटन होता है, क्योंकि वेट जो है वो खुद में भी एक फोर्स होता है, ठीक है। देखिए तो अगर मैं बात करूं कि प्रत्येक किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 केजी, मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या होगा, जी लगेगा, मैं 10 मान के चल रहा हूं क्योंकि यहाँ लगभग पूछा है, 9.8 नहीं लिया हूं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन, इसका आंसर हो जाएगा। यही चीज मैं तब से आपको समझा रहा था कि कोई भी चीज जो है आपका जो द्रव्यमान है वो आपका वेट में कैसे कन्वर्ट होता है, वेट का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, द्रव्यमान का यूनिट होता है केजी होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है, मैंने अभी समझाया था, भार कहाँ न्यूनतम होगा, उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवतीय रेखा पर या पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है। तो किसी वस्तु का भार, ठीक है, भार का अगर मैं बात करूं, ठीक है, भार दैट मीन्स आपका वेट का अगर मैं बात करूं, ठीक है, वेट का अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वेट क्या होता है, m इंटू जी, ठीक है, वेट क्या होता है, m इंटू जी। अब जी जहां सबसे कम होगा वेट भी वहां आपका सबसे कम होगा। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना कि 18 का आंसर आपका क्या होगा। अभी मैंने तब से आपको यही समझा रहा था, ठीक है। उसके बाद है 19 नंबर, देखिए कि जी का मान न्यूनतम कहाँ होगा, जी का मान न्यूनतम कहाँ होगा, विषुवतीय रेखा पे, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे या कोई नहीं। तो अगर ये ऑप्शन के हिसाब से देखोगे कि कहाँ होगा, तो विषुवत रेखा पे सबसे कम होगा, मैंने फॉर्मूला भी आपको समझाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत बार घुमा फिरा के इसको पूछा गया है, वो है आपका केपलर लॉ के बारे में, ठीक है, केपलर लॉ। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो
लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, ठीक है। ग्रहों का जो आपका चाल का जो सिद्धांत था, ठीक है, ग्रहों का जो चाल का सिद्धांत था, मतलब लॉ ऑफ जो प्लैनेटरी मोशन था, ठीक है, ग्रहों के चाल का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद रखना है केपलर ने दिया था। अब इसने क्या किया था? 3 लॉ दिया था जो मैं बहुत बार बता चुका हूं। पहला उसने लॉ क्या दिया था कि जो भी होगा अंडाकार, दैट मींस एलिप्टिकल, जो भी प्लेनेट है, जो भी ग्रह है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेंगे। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, जो भी है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ सन है, यहाँ आपका अर्थ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इक्वल एरिया इक्वल टाइम में कन्वर्ट मतलब कवर करेगा। प्लीज इसको आप अच्छे से जाके देखिएगा, मैंने बताया था, मैं जल्दी से समझा रहा हूं। पहला एलिप्टिकल ऑर्बिट में अंडाकार में घूमेगा। दूसरा इसने क्या बताया था कि अगर ये यहाँ सन है, यहाँ अर्थ है, तो मान लीजिए यहाँ एरिया जितना कवर किया है T1 में, ठीक है, और यहाँ एरिया जितना कवर किया है T2 में, तो जो अगर दोनों का टाइम इक्वल है तो एरिया भी इक्वल होगा, मतलब इक्वल एरिया में इक्वल आपका इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। दूसरा था। और तीसरा क्या था आपका? आवर्त काल जो होगा कितने में वो चक्कर लगा लेगा, तो ये क्या था? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपका ए क्यू। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। तो आवर्त काल जो उसका कक्षीय आवर्त काल जो निकालना होगा वो क्या होगा आपका? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ए क्यूब क्या था? तो ये सेमी मेजर एक्सिस था, मैंने बताया था। अगर सन यहाँ है और अर्थ यहाँ है तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग ए लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट केपलर लॉ फॉर प्लैनेटरी बॉडीज, ठीक है। पहला क्या है कि किसी ग्रह की कक्ष को नाभिकीय में से एक पर सूर्य के स्थान अंडाकार होता है, बिल्कुल सही है। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एलिप्टिकल विद सन, जो होगा बीच में होगा। दूसरा है ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग प्लैनेट द सन मेक्स एन इक्वल एरिया आउटसाइड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी सही है। तीसरा द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ये भी सही है। द ऑर्बिटल पीरियड डिपेंड ऑन द मास ऑफ प्लैनेट। मैंने अभी समझाया कि ऑर्बिटल जो उसका जो कक्षीय, ठीक है, कक्षीय जो टाइम लेगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ मेजर एक्सिस पे करता है, ना ही वो आपका यहां देखिए मास ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड नहीं करता है। टी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ए क्यूब, मैंने पहले भी आपको करवा रखा है। तो जो टी है, ठीक है, ये टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए क्यूब, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल 20 क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपको ऑलमोस्ट ये चीज सब चीज कवर हो गया आपका, ठीक है। बस एक बार एग्जाम से पहले अगर पॉसिबल हो तो फास्ट करके इसको देख लेना, आपका सब चीज मैंने कवर करवा दिया। जो होमवर्क दिया प्लीज इसको कमेंट कीजिएगा, प्लीज बताइए आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को आप शेयर करोगे तभी ये चैनल भी आगे बढ़ेगा और हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।